डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने किसानों के हित में लिए हैं कई अहम निर्णय। आज किसानों को घर बैठे बैठे मिल रही हैं कई सुविधाएं। ई-नाम से किसानों को ऑनलाइन भुगतान भी होता है। पीएम ने कल किसान कल्याण को आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए कामों का किया जिक्र। कहा, हमने मछुआरे भाई बहनों को भी दिए किसान क्रेडिट कार्ड के सारे लाभ। प्रधानमंत्री 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त करेंगे जारी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा के फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का फीता काट कर किया उद्घाटन। 7 से 23 फरवरी तक चलने वाले मेले में मध्य प्रदेश और उड़ीसा को इस बार बनाया गया है थीम स्टेट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने सिरसा जिले के गांव अबूब शहर में अनाज, किन्नू, फल एवं सब्जी की खरीद एवं बिक्री के लिए सब मार्केट यार्ड स्थापित करने को दी मंजूरी। मार्केट स्थापित होने से किसानों को अपनी उपज का मिलेगा अच्छा भाव। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा है कि सरकार ने किसानों के हितों में कई अहम निर्णय लिए हैं। आज किसान घर बैठे बैठे पूरे देश की मंडियों का रेट पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, आज किसानों को घर बैठे बैठे कई सुविधाएं भी मिल रही हैं। ई-नाम से किसानों को ऑनलाइन भुगतान भी होता है। ई-नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है। और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां कहां है, क्या क्या है। 3 दिन पहले तक के रेट पता चलते हैं। वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना, कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या। किसान को देश भर में एक बाजार उपलब्ध होता है और बड़ी बात यह कि बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है। कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह रेट नहीं मिलते। किसान को फायदा यह है कि पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वो सीधे सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है और इसलिए वो निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है। पीएम ने कल राज्यसभा में किसान कल्याण और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास गिनाए। पीएम ने कहा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिए हैं। मछुआरा समुदाय, इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिया, ये सुविधा दी। अलग मिनिस्ट्री बनाई, ये काम किया और करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंफ्यूज किया है। फिशरीज सेक्टर को बल दिया है।
और इसका प्रयास ये इन प्रयासों का परिणाम ये आया है कि हमारा मछली उत्पादन 2 गुना और एक्सपोर्ट भी 2 गुना हुआ है, और जिसका सीधा बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। पीएम ने कहा है कि बाबा साहब ने कहा था, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दलितों के लिए ये आजीविका का मुख्य साधन बन ही नहीं सकता। पीएम ने कहा कि SC/ST समुदाय की आर्थिक लाचारी बाबा साहब समाप्त करना चाहते थे। बाबा साहब ने कहा था, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दलितों के लिए ये आजीविका का मुख्य साधन बन ही नहीं सकता। ये बाबा साहब ने कहा था। उन्होंने आगे कहा था, और इसके कई कारण हैं। पहला, भूमि खरीदना उनके सामर्थ्य से बाहर है। दूसरा, अगर उनके पास धन भी हो तो भी उनके लिए भूमि खरीदने का कोई अवसर नहीं है। बाबा साहब ने ये एक एनालिसिस किया था, और इस परिस्थिति का एनालिसिस करते हुए उनको तो सुझाव था। उन्होंने आग्रह किया था कि दलितों के साथ, हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ, वंचितों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो मुसीबत में जीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, इसका एक उपाय है, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। औद्योगिकरण के पक्षकार थे बाबा साहब। देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी कि 19वीं किस्त की राह देख रहे हैं। किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी के दिन बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस दिन देश भर के करोड़ों किसानों को 2000 रुपये की किस्त जारी की जाएगी। साथ ही बिहार के 80 लाख किसान परिवारों के खातों में योजना की राशि मिलेगी। ये जानकारी बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी। इस दिन प्रधानमंत्री बिहार के किसानों के हित व भलाई संबंधी बातें करेंगे और राज्य के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी प्रधानमंत्री इस दिन कर सकते हैं। कार्यक्रम भागलपुर हवाई अड्डे के मैदान में होगा। 19वीं किस्त का लाभ देश के लगभग 9.5 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लोकसभा में नए उर्वरक प्लांट को लेकर किए गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने खाद की कीमत नहीं बढ़ने दी है। डीएपी पर 1650 रुपये प्रति बैग केंद्र सरकार वहन कर रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा कि देश में यूरिया की कभी किल्लत नहीं हुई और ना होती है, लेकिन किल्लत कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है। राज्य सरकारों को इस पर तत्काल केंद्र को जानकारी देनी चाहिए। यूरिया जो हम 266 रुपीज़ MRP 45 kg का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपये यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 kg पर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी 2020 से कोरोना के टाइम में इसके कॉस्ट को 1350 रुपये MRP 50 kg बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज दिन भी 1350 पे मिल रहा है। तीसरी बात कि इस पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 3000 रुपीज़ पर बैग पड़ती है, यानी 1650 रुपये प्रति बैग भारत सरकार प्रति बैग पे कर रही है DAP के लिए। ये हमको ध्यान रखना है। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की आज शुरुआत हुई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। 7 से 23 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड मेले में मध्य प्रदेश और उड़ीसा को इस बार थीम स्टेट बनाया गया है। बिम्स्टेक देशों सहित 40 देशों के कुल 600 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। मेले में लगे 1200 स्टॉल देश और दुनिया की विविध कला, खान पान और संस्कृति से दर्शकों को रूबरू कराएंगे। इस मौके पर कई कलाकार अपनी प्रस्तुति भी करेंगे। समापन समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मुख्य अतिथि होंगे।
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित कृषि मौसम विज्ञान अनुसंधान परियोजना के तहत जलवायु परिवर्तन विषय पर 1 दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके कारण बाढ़, सूखा, कृषि संकट, खाद्य सुरक्षा और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे फसलों के उत्पादन में भी गिरावट आने की संभावना है। वायुमंडल का तापमान बढ़ने से विभिन्न फसलों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गेहूं, सरसों, जौ, आलू सहित विभिन्न फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि तापमान का बढ़ना उनके लिए हानिकारक होता है। अधिक तापमान बढ़ने से मक्का, ज्वार और धान आदि फसलों का शरण नाश हो सकता है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा जिले के गांव अबूब शहर में अनाज, किन्नू, फल एवं सब्जी की खरीद एवं बिक्री के लिए सब मार्केट यार्ड स्थापित करने को मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि इस मार्केट के स्थापित होने से जहां किसानों को अपनी उपज का अच्छा भाव मिलेगा, वहीं खरीद करने वाले व्यापारियों को भी एक अच्छी किस्म के फल, विशेषकर किन्नू मिलने से फायदा होगा। इस मार्केट से फल उत्पादक किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक अबूब शहर में किन्नू का वैक्सिंग केंद्र तथा अनाज का खरीद केंद्र था और यहां पर करीब 3 दर्जन व्यापारियों ने लाइसेंस लिए हुए हैं। ये लाइसेंस धारक गेहूं एवं धान की खरीद का कार्य करते हैं। यहीं पर बने वैक्सीनेशन केंद्र में आसपास के किन्नू उत्पादक किसान अपनी किन्नू की उपज को वैक्स करवाने आते हैं। पिछले वर्ष किसानों ने इस वैक्सीन केंद्र में करीब 35,000 क्विंटल किन्नू का वैक्सीन कार्य करवाया था। माना जाता है कि अबूब शहर में इस सब मार्केट यार्ड के बनने के बाद यहां लाइसेंस धारकों की संख्या भी बढ़ेगी। वहीं मार्केटिंग बोर्ड को भी राजस्व में लाभ प्राप्त होगा। और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के गांव-गांव में घर घर दस्तक देकर एवं विशेष शिविर लगाकर किसानों की फार्मर आईडी EKYC भू लेख रिकॉर्ड के आधार से लिंकिंग व आधार से बैंक खाते लिंक करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिले की सभी तहसीलों से जुड़े विभिन्न गांवों में पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक सहित अन्य मैदानी कर्मचारी पहुंचे और किसानों की ऑनलाइन फार्मर आईडी बनवाई और EKYC का काम भी करवाया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फार्मर आईडी अवश्य बनवा लें। किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अर्थात फार्मर आईडी बन जाएगी। साथ ही पीएम किसान पोर्टल पर EKYC भू अभिलेख रिकॉर्ड के आधार से लिंकिंग एवं बैंक खाते से आधार लिंक कराकर DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराना भी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अब अनिवार्य हो गया है। रुख करेंगे मुरादाबाद का। मुरादाबाद जिले के थाना छजलैट क्षेत्र निवासी एक किसान ने पुलिस अधीक्षक देहात को दिए प्रार्थनापत्र में अज्ञात साइबर ठग पर 1.5 लाख रुपए उड़ाने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान का कहना है कि आरोपित ने पहले उसके मोबाइल पर 2-3 बार OTP भेजे और फिर उसे झांसे में लेकर वह पूछ लिए। कुछ देर बाद उसके बैंक खाते से 1.5 लाख रुपए साफ हो गए। SP देहात कुंवर आकाश सिंह के आदेश पर थाना छजलेट पुलिस ने गुरुवार को अज्ञात ठग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसान हरिभजन सिंह ने बताया कि उसने बैंक में एक चेक जमा कराया था, लेकिन चेक के संबंध में जानकारी लेने के लिए उसने नेट पर बैंक का नंबर सर्च कर मिले मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और चेक के बारे में जानकारी मांगी, जिसके बाद उक्त नंबर से उसे व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर पर एक के बाद एक OTP आने लगे। इसके बाद आरोपित साइबर ठग ने उसे झांसे में लेकर वह OTP पूछ लिए और उसके खाते से 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए गए। रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीद के लिए राज्य सरकारों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में उपजाई जाने वाली विभिन्न दलहनी और तिलहनी फसलों की MSP पर खरीद के लिए तारीखों का निर्धारण भी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी मुख्य फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसमें रबी सीजन की सभी फसलें गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, समर मूंग, सूरजमुखी और जौ आदि शामिल हैं। इस कड़ी में हरियाणा के
मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए तिलहन और दलहन खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि राज्य में मसूर की खरीद 20 मार्च से, सरसों की खरीद 28 मार्च से, चने की खरीद 1 अप्रैल से, समर मूंग की खरीद 15 मई से और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू होगी। इसी अवसर पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को खरीद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, खरीद केंद्रों को चिन्हित करने, भंडारण और बारदाने की समुचित व्यवस्था करने तथा समय पर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर ग्राम रायपुर में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि फसल अवशेषों को खेती में जलाने से मृदा एवं पर्यावरण दूषित होता है। साथ ही जमीन में कम हो रहे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी लाभकारी जानकारी दी गई। फसल अवशेषों को जलाने से होने वाली हानियों के बारे में भी अन्नदाताओं को समझाया गया। साथ ही कृषकों से अपील की गई कि वे अपने खेतों में फसल अवशेष ना जलाएं, पराली नहीं जलाएंगे, खेत में मिलाएंगे, ऐसे स्लोगन के जरिए किसानों को जागरूक किया गया। फसल अवशेषों का सुंदर काम, उपज बढ़ाने में उनका योगदान लेंगे। इस अवसर पर कृषक एवं महिला कृषक उपस्थित रहे। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 5 फरवरी को अरहर का भाव था 6,830 रुपए। 6 फरवरी को इसके भाव में 375 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद अरहर का भाव हो गया 6,455 रुपए। हालांकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में 5 और 6 फरवरी को अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और अरहर की कीमत 8,000 रुपए पर बनी रही। वहीं सावरकुंडला मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 5 फरवरी को अरहर का भाव रहा 6,850 रुपए। 6 फरवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,750 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहां बीते बुधवार अरहर 7,100 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसके सौदे 20 रुपए लढ़ककर 7,080 रुपए पर हुए। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में
सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने रबी फसलों की बुआई को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रबी फसलों में शामिल सूरजमुखी बुआई साल 2024-25 के दौरान 59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी सूरजमुखी की बुआई का ये आंकड़ा 33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी रबी सूरजमुखी की बुआई में इस साल 26,000 हेक्टेयर में बढ़त देखने को मिली है। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में परिपक्व आलू की खुदाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं जम्मू कश्मीर के किसान इस समय मटर फसल की उचित देखभाल करें। साथ ही खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। यहां के किसान खरीफ सब्जियों की बुवाई के लिए पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करें। साथ ही सभी सब्जी फसलों के खेतों में जल निकासी बनाए रखें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में मटर की तुड़ाई कर लें। वहीं उच्च पर्वतीय उप शीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान पालक और धनिया की कटाई भी कर सकते हैं। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हिमाचल के किसान समय पर बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई करें। साथ ही सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। एफिड के प्रकोप होने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल के किसान प्याज फसल की भी लगातार निगरानी करते रहे। अभी का समय प्याज की फसल में थ्रिप्स लगने के लिए अनुकूल है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल में फूलगोभी और पत्ता गोभी की फसल में डाउनी फफूंद लगने की संभावना है। नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए।
खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने गुरुवार को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी R.L.S. वास ने बताया कि 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महाकुंभ में अरेल घाट पर आयोजित गंगा आरती कर अनेकता में एकता का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की सार्वभौमिक और समावेशी संस्कृति का नाम ही संगम है। भारत ने बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में आगजनी और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि आरबीआई की पूरी कोशिश होगी कि देश में वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नियमन बनाए जाएंगे और इसे संतुलन में रखा जाएगा। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।